नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उपचुनाव के रुझान भी सामने आ चुके हैं। पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है कि कहां किसकी सरकार बनेगी। अब जो काउंटिंग बची है उसमें सिर्फ कुछ सीटों का ही अंतर हो सकता है, नहीं तो जो रुझान सामने आ रहे हैं फाइनल टैली भी कुछ ऐसी ही होगी। इन सारे चुनावों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की है, क्योंकि चुनाव एक दो नहीं बल्कि सीधा चुनाव में आमने सामने 6 पार्टियां थी। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा शिवसेना और एनसीपी में असली और नकली की लड़ाई थी। वोटों का ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी लगातार लोकसभा के वोटिंग पैटर्न को वोट जिहाद से जोड़ती रही और मोदी योगी के नारे एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे ने बड़ा असर दिखाया, जो महायुति को बहुमत के पार ले गया। यूपी में भी योगी ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, जिन्होंने संघ की मदद से 2027 का सेमीफाइनल माने जाने वाले उपचुनाव में मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीटों पर भी बढ़त ले ली है। वहीं कुंदर की सीट पर भी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कटहरे में भी बढ़त है, तो वहीं मीरापुर में एनडीए की सहयोगी आरएलडी आगे चल रही है। मुस्लिम और सीटों पर जीत से योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कुंदरकी पर विजय राष्ट्रवाद की विजय। उन्होंने आगे अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, कुंदरकी की जीत बता रही है कि समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। अब भले ही झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगाओ, लेकिन ओवरऑल नतीजों से बीजेपी का जोश आई है। खासकर मुस्लिम और सीटों पर जिस तरह से बढ़त मिली है उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस आई है। तो आज करेंगे इन्हीं चुनावी नतीजों पर बड़ी बहस। अब सवाल कि आज की बहस क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने वाली है, क्योंकि हार्डकोर नारों के आगे नहीं चला गाड़ी का दाव, क्योंकि असली शिवसेना और एनसीपी पर मोहर लग गई, क्योंकि संघ की सक्रियता से फायदे का दावा किया जा रहा है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है, महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे। आज हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की। उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। वोट जिहाद के विरुद्ध में धर्म युद्ध की, एक है तो सेफ है, इसकी जीत है। सच में मेरे राम भगवान ये अमरावती में राजकमल पे पधारेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, वो एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। एक है तो सेफ है। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं राकेश सिन्हा जी, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर अजय आलोक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं, शिवसेना यूबीटी से प्रवक्ता। अभिज्ञान प्रकाश हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रामकृपाल सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, स्टूडियो में मौजूद। जयशंकर गुप्ता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। साथ ही प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल साहब आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जनता के मुद्दों का युद्ध था, जंग था, या फिर धर्म युद्ध था? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये आर पार की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। बिल्कुल धर्म युद्ध था।
और इसे हमने उसी शिद्दत से, उसी पूरी ताकत से हमने लड़ा। और ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करती है कि जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक विकास की सोच है, एक महाराष्ट्र को आगे ले जाने की सोच है, उस पर जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगा दिया। ये एक अभूतपूर्व मैंडेट है जो पिछले 45 वर्षों में आज तक नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि आज तक कभी हमने 133 सीट्स नहीं जीती थी। हमारा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 82% है। 158 पे लड़े, 133 जीते, अभी आगे भी बढ़ सकती है। ये दूसरा चीज इसमें यह साबित होता है कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। 70% स्ट्राइक रेट के साथ वो सबसे आगे रहे हैं और उद्धव ठाकरे चले गए 21% स्ट्राइक रेट पे। ये तमाम बातों पे मोहर लगाती है कि जिस 2.5 साल को हमने सरकार चला के महाराष्ट्र को दिखाया, उसको महाराष्ट्र की जनता ने पसंद किया। और 2.5 साल में जिस तरह ये अघाड़ी वाले लूट रहे थे, बंदरबाट मचा रहे थे, जहां मुंबई से 100 करोड़ रुपए खाली पुलिस विभाग से वसूले जाते थे, उसके एक अगेंस्ट मैंडेट दिया। ये इस मैंडेट ने एक और चीज दिखाया है कि महाराष्ट्र के तमाम हर हिस्सों में, चाहे वो मुंबई क्षेत्र हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे कोंकण हो, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, हर क्षेत्र में हमारी महायुति को अभूतपूर्व सफलता मिली है। तो आप किसी भी एंगल से देखें तो ये एक अभूतपूर्व मैंडेट है। और हम लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये पैसे और पावर के दम पर, विपक्ष कह रहा है पैसे और पावर के दम पर महाराष्ट्र चुनाव जीता गया है। देखिए, एक मैंने बार बार कहा था चुनाव के पहले भी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई तो जरूरी नहीं कि बार बार चढ़ेगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस दम्भ और अहंकार के साथ ये थे लोकसभा चुनाव के बाद, जबकि हमारा वोट शेयर नहीं गिरा था लोकसभा में, हमारा वोट शेयर इनके वोट शेयर में मात्र 0.3% का अंतर था, हमारी सीटें कम हो गई। तो जिस अहंकार में ये आ गए थे, उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। देखिए, प्रचंड जीत की खुशी होनी चाहिए ना, तो प्रचंड हार की शर्म भी होनी चाहिए। विपक्ष को वो शर्म भी नहीं बची है। हमें जिस तरह से संजय राउत विलाप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों में मानसिक आरोग्यशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से कपड़े फाड़ने लगेंगे अपने। अरे, मैंडेट को इज्जत के साथ ग्रहण करना चाहिए, सर झुका के नमन करना चाहिए। ठीक है, झारखंड में हारे, हम तो कुछ नहीं कह रहे। मैं झारखंड पर भी आऊंगा। अजय आलोक जी, संजय गुप्ता जी, देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि यह साफ हो गया कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, विरासत का फैसला हो गया। संजय गुप्ता जी, कहा उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र में देश की जनता ही, और जनता ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। और आज मैं कह सकता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंसान दिल और दिमाग से काम न लेकर सिर्फ गुस्से से काम लेता है, और जब गुस्से से काम लेता है तो वो भूल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और बहुत छोटी सी बात को समझने समझाने में वो विफल हो जाता है, और बड़े गहरे और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, और उससे नुकसान उसका ही होता है। तो जो बात शिंदे जी कहते रहे कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा गठबंधन नहीं है, इसी बात को हमने भी कहा पार्टी में रह करके। सबसे पहले इस बात को मनोज जोशी जी ने कहा, फिर प्रताप सरनायक जी ने कहा, हम सब ने भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी ही है। मगर हमारी पार्टी के 90% लोगों की इस बात को कहने के बावजूद भी उद्धव जी इस बात को नहीं माने, आदित्य जी इस बात को नहीं माने। और आज इस बात का एक प्रमाण है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने जो वोटिंग की, उससे साबित किया है कि बाकी में शिंदे जी ही बाला साहब के विचारों पर हैं, बाकी में अजीत पवार जी आज मतलब चुनाव के नतीजों के बाद आपको लग रहा है कि जो संगत थी वो संगत अच्छी नहीं थी। रामकृपाल सर, लग रहा है कि संगत, कहते हैं ना कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। चुनाव में संगत से वोट आत है, चुनाव में संगत से वोट जात है। तो ये संगत का सर अभी देखिए, ये संजय जी ने आप ही के चैनल पर 2 दिन पहले भी ये कहा था कि हमारी पार्टी के 90% लोग चाहते हैं कि बीजेपी में वापस चले आए। तो आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है, लगता है। अब पता नहीं वो अकेले आएंगे या बाकी लोग भी आएंगे, तो लोगों ने, लेकिन संजय में तो लोग ही फैसला करते हैं इस बात का। क्या ऐसा पॉसिबल है जयशंकर सर? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ये अपनी बात कह रहे हैं कि साहब ये अलायंस नेचुरल अलायंस नहीं था, क्या उसका इफेक्ट दिखा है कि उद्धव ठाकरे का लिबरल हो जाना शिवसैनिकों को रास नहीं आया, जो हार्डकोर उसके वोटर थे या समर्थक थे? शिवसेना की जो ख्याति है, जिस ढंग की राजनीति शिवसेना करती रही है,
उस ढंग की राजनीति तो हाल के दिनों में छोड़ दिया था। जो जगह जगह धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ ये सारा जो काम उनका होता था, शिव सैनिक जो करते थे, तो वो काम गदर मचाने का काम तो इन्होंने छोड़ दिया था। एक तरह से ये खाली असली और नकली साबित करने में ही लगे रहे। तो एक तो एक कारण हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इस चुनाव के जनादेश को समझना होगा। इसमें 2-3 चीज़ें उभर करके आई हैं। एक तो एनडीए या भाजपा की जो इतनी बड़ी जीत मिली है महाराष्ट्र में, ये थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। इस तरह की जीत 1984 में कांग्रेस को मिली थी। उस समय भी हम लोग सारे लोग रिपोर्टर थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, और लग नहीं रहा था कि कहीं से कि इस तरह का होगा। लेकिन तब तो एक अखबार ने लिखा कि मतपेटी से निकला जिन्न, और कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी। और जो आज शर्म की बात सिखा रहे हैं, उनकी पार्टी उसमें 2 सीटों पे सिमट गई थी, लोकसभा की 2 सीटों पे सिमट गई थी। तो ये उस तरह का जनादेश एक तरह का है। इससे एक मैसेज ये भी है कि अब आपको विकास, जन कल्याण या नीतियों पे काम करने की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक नारे उछालिए, नफरती बातें करिए और फ्री बीज बांटिए। देखिए, फ्री बीज अगर लाड़की योजना महाराष्ट्र में कारगर हुई है, तो वही फ्री बीज योजना झारखंड में भी काम। झारखंड में मैया योजना थी, वो गोगो दीदी योजना जो बीजेपी ने लाई, एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। मैया योजना की राशि चुकी 1000 से बढ़ा करके 3000 की बात जेएमएम ने की थी। और ये देखिए तस्वीरें, अब ये तस्वीरें जलेबी छानते हुए तस्वीरें। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। शायद मैं जहां तक देख पा रहा हूं, शायद जलेबी छान रहे हैं वो। जलेबी छान रहे हैं। ये देखिए, तेल कढ़ाई में तेल गरम है और जलेबी छानी जा रही है। थोड़ी देर में चाशनी में डुबोई भी जाएगी ये जलेबी। आज सुबह जब हमारी बातचीत हो रही थी बीजेपी के प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने कहा इतनी हड़बड़ी या जल्दबाजी क्या है, खाएंगे, आराम से खाएंगे। अब ये देखिए, जब महाराष्ट्र में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी कर रहा है, तो अब आप देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी। और पहले अमूमन चुनाव में जीत के बाद लड्डू की तस्वीर आती थी, अब आजकल चुनाव के नतीजों के बाद आजकल जलेबी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये ट्रेंड शुरू हुआ है हरियाणा से ट्रेंड शुरू हुआ है। ये देखिए तस्वीरें काफी कुछ बता रही हैं। आपने मुझे टाइम दिया था, लेकिन एक ही लाइन में बोल पाया। हाँ बताएं। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अभी भाई जयशंकर ने जो बात कही, देखिए कोई भी किसी भी नतीजे में मैं हमेशा एक चीज को पॉजिटिव एंगल देखता हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए कि विद्वेष और ये। देखिए, जहाँ भी बीजेपी 10 वर्ष अगर किसी स्टेट में रही है, उसके बाद अगर वो चुनाव में गई है तो रिकॉर्ड वो तोड़ा है। अब गुजरात को देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, अब इस बार महाराष्ट्र है। आप ये देखिए कि हमेशा तो कहीं ना कहीं ये कह देना कि सिर्फ जो है वो विद्वेष से जीत रही है फलाना, ये नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए। और उस जगह पे कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, आप देखिए क्या स्ट्राइक रेट है। उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का स्ट्राइक रेट 15%, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 18%, शिवसेना का स्ट्राइक रेट 21%। ये तीनों मिलकर के उतना भी सीटें नहीं जीते हैं जितना अकेले शिंदे ग्रुप जीता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इसमें पूरी तरह से एक सोचना चाहिए कि क्या कारण है, क्या कारण है बीजेपी 10 वर्ष जहाँ रह जाती है, या उसके बाद भयानक रूप से वो रिकॉर्ड वो तोड़ती है। आप देखिए, हरियाणा का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, सब जगह ऐसे नहीं कह सकते कि विद्वेष। एक टर्म चलता था बराबर चुनाव में विश्लेषण में, एंटी इनकम्बेंसी। अब लगता है कि शायद वो फैक्टर अब रहा नहीं। मैं अभिज्ञान आपके पास आ रहा हूं। क्या ये चुनाव नारों का चुनाव था, या ये चुनाव लोक लुभावन, जिसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रीबीज, ये क्या चुनाव था? ये नहीं, फ्रीबीज तो था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और फ्रीबीज की कीमत आप और हम अदा करेंगे। नेता, ये बहुत पुरानी टैक्स पेयर्स पे करेंगे। हाँ, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री फलाना, फ्री धमाका, बेरोजगारी भत्ता। हाँ, इनकी पार्टी के लोग भी फ्री के बहुत नारेबाज है। तो फ्री का नारा मतलब हमारे जेब पर प्रहार, जिसके नेताओं को कोई नफरत, कोई ना चिंता है। मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि राजनीति में कोई समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण लिखते हुए नहीं आता। दूसरा, ये कोई धर्म युद्ध फर्म युद्ध नहीं था।
बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, कोई दो राय नहीं। चेहरा उनके सर। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, जी जरा तस्वीरों को भी देख लीजिए। अभी जिस जलेबी को छाना है भी देवेंद्र फडणवीस ने, जलेबी पर ही हम लोग चर्चा कर ले। जलेबी खा रहे हैं और खिला रहे हैं कि नाना प्रकार की जलेबियां कैसे बनती है इस देश में। अरे पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स तो अपने आप में जलेबी होता है, छान के निकाले चाहे चाशनी में डाल के निकाले, तो वो तो खुद में जलेबी होता है। तो मुझे जलेबी जो आपने कहा ना कि अंत में तो पैसा टैक्स पेयर से निकलेगा, तो जो चाशनी में चीनी पड़ेगी, हाँ, वो तो टैक्स पेयर ही भरेगा। वो आप देंगे, वो मैं दूंगा, वो बीएमसी पर कोई नया टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो देगा, उसके तमाम तरीके हैं। लेकिन ये सबका खर्चा हमको उठाना है, माला उनको पहननी है, नाचना उनको, खर्चा हमको उठाना है। एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, अजय आलोक ने उसको कहा और बिल्कुल सही बात है, मैं अजय आलोक से एग्री करता हूँ, इंटेलिजेंट आदमी है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि शिंदे वाले 2.5 साल ने एंटी इनकम्पेंसी के सेंटिमेंट को रिवर्स कर दिया, उसका उन्होंने लाभ खींच लिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस बात से मैं जोड़ के देख रहा हूं जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं 10 साल से ज्यादा रह जाती है तो ग्रो करती है बजाय इसके कि वो नीचे आए। ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि मूड ऑफ इरिटेबिलिटी जनता के अंदर स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होता है। एक जमाने में हमें ये सिफोलॉजिकल थ्योरी समझाई गई थी कि सरकारें वापस नहीं आती, वो थ्योरी भी डिमोलिश हुई, सरकारें 3-3, 4-4 बार राज्यों में जीत के आई, देशों में जीत के आई, तो वो थ्योरी भी डिमोलिश हो गई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि एक फुल टर्म सरकार नहीं है ये, याद रखिए, एक फुल टर्म सरकार नहीं है। आधे टर्म वाला बुरी तरह से गिर जाता है और रिमेनिंग आधे टर्म वाला एंटी इनकम्बेंसी को रिवर्स करके अपनी परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल बनाता है। तो ये जो अजय का पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। महाराष्ट्र को मैं 25 साल से जानता हूं, इस इलेक्शंस का। ठीक है, राकेश सिन्हा जी भी बने हुए हमारे साथ। राकेश सिन्हा जी, देवेंद्र फडणवीस ने इन नतीजों पर कहा कि धर्म विशेष को पोलराइज करने की कोशिश की गई जो विफल साबित हो गई। साधु संतों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जिन्होंने पोलराइज नहीं होने दिया। तो ये चुनाव किसने जिताया? जनता ने जिताया, सरकार के कामकाज पर साधु संतों ने जिताया, जो नारे चले उस नारों ने जिताया। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज 3 बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये विकास की जीत है, दूसरा गुड गवर्नेंस की जीत है, तीसरा हमारी अपनी एकता की जीत है। लेकिन जो बात मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि अभी बांग्लादेश में एक घटना घटी थी, उस घटना पर कमला हैरिस नहीं बोली, हमें आपत्ति था, लेकिन भारत के राजनीतिज्ञ जिसमें शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी होते हुए राहुल गांधी हैं, इनकी चुप्पी, इनका मौन रहना किस बात का संकेत देता है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ, यही अत्याचार अन्याय किसी और धर्म के साथ होता तो ये क्या करते? यह इनके इस चरित्र को बताता है, जिस चरित्र के साथ इन्होंने राजनीति शुरू की, औपनिवेशिक काल के से जो राजनीति शुरू हो रही है, ये बदलने वाले नहीं है। अपने जीवन काल में ये पॉलिटिशियंस नहीं बदलेंगे, ये उसी राजनीति पर अड़े रहेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति। दूसरी जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जिस समुदाय के लिए तुष्टिकरण किया जा रहा है वह समुदाय आत्मालोचन करने के लिए तैयार नहीं है। वह राजनीति में भी ऐसा सिक्का जमाना चाहता है कि उसका वोट बैंक एक वीटो पावर की तरह उपयोग हो। 1952 से लेकर लगभग 1984 तक ये वीटो उपयोग होता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से, एक होता है कॉम्युनल पोलराइजेशन, एक होता है डेमोक्रेटिक पोलराइजेशन, हमने उसका काउंटर पोलराइजेशन किया और एक डेमोक्रेटिक रूप से लोगों को सचेत किया। हिंदू जनता को उसके अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसकी संस्कृति के लिए जागरूक करना किसी धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये जागरूकता अभियान आपका झारखंड में क्यों नहीं चला? झारखंड में क्यों नहीं चला आपका ये जागरूकता अभियान? मैं उस पर आता हूं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए 2-3 फैक्टर होते हैं। एक तो केंद्र सरकार की नीति, केंद्र सरकार का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व। दूसरा, राज्य में पार्टी की स्थिति क्या है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड के स्थानीय नेतृत्व में क्या कमियां थी, किस प्रकार की उस पार्टी उस पर विचार करेगी। निश्चित रूप से कुछ कमी थी, तभी तो हम हारे हैं। लेकिन पिछली बार भी हारे थे, जो निर्णायक, पिछली बार भी हारे थे, 2019 भी हारे थे। उस वक्त भी यही कहा गया था, मंथन करेंगे। फिर 5 साल आपको मिले, मंथन किया, फिर हार गए। आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि झारखंड में लगातार 2 बार हारना
और ये हार के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम जनता के मुद्दे को उठाएंगे और अपनी बात पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करेगी। क्या कारण है सभी प्रकार के सकारात्मक केंद्र सरकार की नीतियों के सकारात्मकता के बावजूद स्थानीय स्तर पर क्या हुआ। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार हरियाणा में जीत हासिल की, महाराष्ट्र में जीत हासिल की, लेकिन विपक्ष ने जो पहली प्रतिक्रिया ईवीएम पर सवाल खड़ा करके दिया है, यह जनादेश का अपमान है। देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार बनी, राजीव गांधी को भारी प्रचंड बहुमत आया, विपक्ष ने उस जनादेश पर सवाल खड़ा किया। ठीक है, मैं प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कांग्रेस से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। दीपक झा जी एक बात बताइए, जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां पर खामोशी छा जाती है, सब कुछ ठीक है, कहते हैं कि देखिए जनता ने जनादेश दिया, झूठी पार्टी हार गई, और जहां आप हार जाते कहते हैं साहब ईवीएम का ब्रह्मास्त्र चला दिया, पैसे और पावर का इस्तेमाल कर दिया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर दिया। तो जहां जीतते हैं वहां मशीनरी का इस्तेमाल कौन करता है? जी देखिए, सबसे पहले आज भाजपा की जीत पे मैं बधाई देता हूं भाजपा को महाराष्ट्र में, और झारखंड में जेएमएम को बधाई देता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव हुए। लेकिन ईवीएम का सवाल खत्म नहीं हो जाता। चुनाव आयोग ने किस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया वो खत्म नहीं हो जाता। ये सारे के सारे मुद्दे हैं। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा है धर्म युद्ध है। भाई साहब, धर्म युद्ध एक महाभारत काल में भी हुआ था, जब कृष्ण भगवान और जरासंध की लड़ाई हुई थी, तो 17 बार जरासंध से हारे थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये वही धर्म युद्ध चल रहा कि आतताई ताकतों की, एक धोखेबाज, एक लुटेरे, एक चोर, ये तीनों का गठबंधन था, महायुति गठबंधन। इसको महाविकृति, लुटेरा, चोर और धोखेबाज, ये तीनों ने जनता को धूल झोंकी है धर्म की चाशनी में डुबो के। और जो यहाँ पे राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करें, अरे भैया, एतद् देश प्रसूतस्य सखा साक्षात् गृह जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? किस संस्कृति की बात करते हैं? आपसे पहले भी हिंदुत्व था, आपसे पहले भी भारत की भारतीयता थी, भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कार थे। लेकिन आप लोगों ने इस एक भारत को, अखंड भारत को आके यहाँ की इंसानियत में सेंधमारी कर दी है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। इसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। 10 साल 20 साल के बाद जो इसके परिणाम निकल के आएंगे तो वो भयावह होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा ने समाज में ऐसे दानव पैदा कर दिए हैं, वैचारिक दानव पैदा कर दिए हैं, जो कि देश के ताने बाने, एकता, अखंडता को तोड़ रहा है। आज महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों के भविष्य, युवाओं के भविष्य, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कोई नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक कौन है? एक सेफ कौन रहना चाहता है? सारे लुटेरों को नरेंद्र मोदी जी अपनी अलमारी में, अपनी सेफ में रख के सेफ रखना चाहते हैं। देश गरीबों को आपने सड़क पर छोड़ दिया है, आपने विद्यार्थियों को सड़क पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा तो ये बातें, मैं अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। जो बातें यहाँ पर दीपक झा जी कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, ऐसा नैरेटिव चलाया, कौन है एक है, कौन है सेफ है, ये जनता जानती है। तो ये बात झारखंड में अलग, महाराष्ट्र में अलग, दोनों जगह जनता कंफ्यूज हो गई क्या? अजय आलोक जी। अरे आपके सामने अभी हमारे प्रभु को का इतिहास बता रहे थे कृष्ण जरासंध का, कम से कम टोक तो देते। कह दिया कि कृष्ण को जरासंध ने 17 बार हराया, कभी नहीं हराया। 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पे, और बलराम और कृष्ण मिलकर ठेल देते थे पीछे, और 18वीं बार में मार दिया था उसको। तो कम से कम अपने प्रभुओं का ज्ञान ठीक से जाके पढ़ लेना इतिहास। कांग्रेस पार्टी का इतिहास नहीं है। अब आगे सुनिए, बीच में हराया नहीं था, चढ़ाई की थी और उसको भगा दिया था। खैर एनीवे, आज की तारीख में चढ़ाई किया था, भगा दिया, लेकिन जब 17वीं बार भाजपा का वही, मैं जानता हूं। अगर हम, अरे भाई बीच में क्यों बोलते हैं? पांडव जब आपका दहन करेंगे तो वही हाल होगा, वही हश्र होने वाला है। बीच में क्यों बोलते हैं? क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने कई बार झूठे वादे के साथ, ये तो आपके साथ साबित हो गया ना। दीपक जी कर रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है महाराज विजय पर। अमित शाह ने भी बधाई दी है। डबल इंजन सरकार की नीतियों की ये जीत हुई है, अमित शाह ने कहा है। सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया थोड़ी देर पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत की बधाई दी थी। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत हुई है, ये कहा है अमित शाह ने। तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट सामने आ गया है। महाराष्ट्र की विजय पर, बीजेपी की जीत पर अमित शाह ने सबको बधाई दी है। डबल इंजन
सरकार की नीतियों की ये जीत है। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि सरकार के परफॉर्मेंस की वजह से, उसके कामकाज की वजह से जनता ने ये आशीर्वाद दिया है। मैं प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका कक्कड़ जी, पंजाब में आपने 3 सीटें जीती हैं बाई इलेक्शन में, और आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रेवड़ी पर चर्चा, ये कैंपेन की आपने शुरुआत कर दी, और बार बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब सरकार का जिक्र करते हैं। तो मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ट्रेलर मिल गया क्या आपको 3 सीटें जीत के? देखिए, दिल्ली में हम लोग बहुत लगातार जनता के बीच में जाते हैं, अपने काम लेकर जाते हैं। दिल्ली में हमने बहुत काम किया है, वही हम गिनाते हैं। यहाँ अभिज्ञान सर ने भी अभी जलेबी जैसी बातें की। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जलेबी, महाराष्ट्र में फ्रीबीज दी, फ्रीबीज का कल्चर हमने शुरू किया आम आदमी पार्टी ने। और फिर अभिज्ञान सर ने कहा कि पर 10 साल, हाँ बहुत पहले से, पर आपने हमें ब्लेम करने की कोशिश की और आपने कहा कि ब्लेम नहीं किया, ये फैक्ट आप लोग नहीं। देखिए सर, हम तो बता रहे हैं, हम तो देंगे, हम फ्रीबीज देंगे, और अगर भाजपा दिल्ली में आ गई तो वो फ्रीबीज रोकेगी, क्योंकि वो फ्रीबीज देती है सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को। जहां 16 लाख करोड़ टैक्स पेयर्स का जो पैसा माफ किया जाता है लोन में, वो उनको प्रॉफिट पहुंचाती है। वो 30% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देती है, वो सिर्फ पूंजीपतियों को रेवड़े बांटती है। हम तो रेवड़ी बांटेंगे, और अगर भाजपा दिल्ली में आ गई वो सारी रेवड़ियां खत्म करेगी। वो सबसे महंगी बिजली देगी, जैसे बाकी भाजपा रूल स्टेट्स में, हमारी तरफ फ्री बिजली नहीं देगी। जहां तक महाराष्ट्र की जीत की बात है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एक रीजन है, कांग्रेस एक तरह से अपने सहयोगियों को पुल डाउन करती है। ये बार बार देखा गया है। दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी हर जगह प्रचार कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट्स हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हो, पर कांग्रेस वालों ने कहीं प्रचार नहीं किया। ऐसा ही देखने को मिला महाराष्ट्र में, ऐसा ही देखने को मिला झारखंड में। तो अगर मतलब डबल इंजन की नीतियों की बात थी, तो वो नीतियां जेएम में वहां भी सक्सेसफुल होती, झारखंड में वो नीतियां सक्सेसफुल होती, बाकी जगह भी, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर आई थिंक बहुत हद तक ये भी एक रीजन रहा है कि एक क्योंकि देखिए बीजेपी एक बड़ा ही पावरफुल मशीनरी है, उनके पास ईडी है, सीबीआई है, उनके पास पैसा है। यहां पर जब तक एक कंबाइंड रणनीति नहीं होगी, एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी नहीं होगी जीतने की, तो कांग्रेस बीइंग द लार्जेस्ट अलायंस पार्टनर, वो जब तक ठीक से काम नहीं करेगी, सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी अपने हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेती है, तो तब तक। अभिज्ञान, एक बात तो है, आम आदमी पार्टी ने जिस फ्रीबीज पर हम चर्चा करते हैं, रेवड़ी पर चर्चा करते हैं, इस पार्टी ने बिल्कुल सामने आके कह दिया हाँ हम रेवड़ी बांटेंगे। हाँ, जिसको बांटना, ये बात है, ये हार्ड लाइन ली है आम आदमी पार्टी। हाँ हम बांटेंगे रेवड़ी में, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं है। हाँ, देखिए ये मैं रेवड़ियों की सेल चली है, गारंटी पर गारंटी। मैं फंडामेंटल पॉइंट्स की तरफ आपको ले जा रहा हूं, ठीक है? और ये बहुत पुरानी कहानियां हैं, इन पर मैंने बहुत एडिटोरियल्स लिखे हैं, बहुत सारी कहानियां कही हैं। तो ये कोई न कांग्रेस का आज का कल्चर है, न बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी तो नहीं। साउथ में तो बहुत पहले से चलता रहा है, बहुत से पहले से चलता रहा है। और इस बात का तमाम अर्थशास्त्रियों ने, सामाजिक तौर पर देखने वाले अर्थशास्त्रियों ने इसका आकलन किया है, तमाम इस पर रिपोर्ट्स तैयार की गई है कि जो इसकी कीमत है वो कौन अदा करता है, जो इसकी कीमत है वो कौन अदा करता है, वो आप और हम अदा करते हैं। जैसे कि हमने आपसे पहले 16 लाख करोड़ भी हमने अदा किए सर, हम तो जनता के पैसे जनता को ही देंगे। 16 लाख करोड़ भी तो आप और मैं अदा कर रहे हैं। नहीं, वो आप 16 लाख करोड़ अजय आलोक से पूछे। मैं देखिए रेवेन्यू फॉरगॉन का जो फॉर्मूला समझा रही ना, मैं पूरी इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स यहाँ पर बैठकर समझा सकता हूँ। और कांग्रेस ने अपने युग में कितने पैसे फॉरगॉन किए हैं, विच इज इनटू लैक्स ऑफ करोड़, वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स के पीछे कॉर्पोरेट नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट के दिन हम बात कर रहे हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई में कहाँ पे अलग अलग तरह के जश्न होंगे, ये बड़े अच्छी तरह से मैं समझता हूं। उसी बात पे फिर आप ये भी देखिए, फैक्ट ये है कि कोई इस डिबेट को टच नहीं करना चाहता कि फ्रीबी की कॉस्ट का आकलन क्या है और इसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी, जो वोट डालकर आता है, जिसके वोट पर आप जीतते हो फ्रीबी सुनकर, वो किसको कहां से मिलती है, मुझे उसका जवाब चाहिए फ्रॉम द इंटायर पॉलिटिकल क्लास। मैं एक सिंपल सा आकलन दे देती हूँ आपको। मध्य प्रदेश में फॉर एग्जांपल 76 करोड़ पर डे का लोन लिया जाता है वहां की स्कीम्स चलाने को, तो वो बंद कर दी गई। दिल्ली में हम एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करते हैं ईयर ऑन ईयर, एंड वी स्पेंड अबाउट 7,000-8,000 करोड़ अ ईयर टू गिव फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, एंड ऑल ऑफ मोहल्ला क्लिनिक में 450 टेस्ट फ्री एंड 350 मेडिसिन फ्री। वी डू दिस इन 7,000-8,000 करोड़ पर ईयर। तो इट इज पॉसिबल 400 करोड़
for example, for the water. There's about a similar cost for free electricity. Why can't आप आज के युग में एक बेसिक 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकते अपनी जनता को, जब सारे एमपी सारे मिनिस्टर सबको फ्री में मिलता है, उनको 4000 यूनिट मिलता है, उनके लिए ठीक है। तो सब या तो उनका बंद करो या फिर जिस जनता से पैसे लेते हो हम तो देंगे। और बीजेपी, आप मेरे पॉइंट को इंडोर्स कर रही हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप मुझसे कॉस्ट मत लीजिए, आप दीजिए ना। एक्सेप्ट करने के लिए तो जनता बैठी है, वो तो तकलीफ में है ही है लगातार। आप हम एक्सेप्ट करने के लिए बैठे, आप दीजिए, बट फ्री बी एट द कॉस्ट ऑफ मी। मेरी प्रॉब्लम वो है, नरेंद्र मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कोई सरकार हो, वो जो भी चीजें करती है अगर वो एट द कॉस्ट ऑफ मी कर रही है, बगैर मुझसे पूछे हुए, मेरी प्रॉब्लम वो है। जी, तो थोड़ी सी चर्चा को मैं यूपी की तरफ ले जाना चाहूंगा। आरएलडी से रोहित अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्या 27 का सत्ताधीश ये पोस्टर लगा था समाजवादी पार्टी की तरफ से और इसे 27 का सेमीफाइनल बताया जा रहा था, क्या मतलब इसे जीतकर आपने फाइनल राउंड की तरफ कदम बढ़ा दिया है? 7 सीटें, मात्र 2 सीटें, 4 से 2 सीट पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई। क्या चमत्कार कर दिया आप लोगों ने? देखिए प्रत्युष भाई, जो समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था पीडीए पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा, उसको जनता ने नकार दिया है। जनता ने बंटने से मना कर दिया है। जनता ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम जातियों के नाम पे नहीं बटेंगे, हम धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे। और इन्होंने जो 2024 का चुनाव लोकसभा के अंदर लूटने का एक जो इन्होंने अवसर था, इन्होंने जो लूटा था, उसको भी जनता ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया इस उपचुनाव के अंदर कि ये चुनाव इन्होंने संविधान खत्म हो जाएगा इसके नाम पे लूटा था। इन्होंने इसके नाम पे लूटा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि ये स्वयं कहीं ना कहीं जातिवादी राजनीति के अंदर और क्षेत्रवादी राजनीति के अंदर घूमे हुए हैं समाजवादी पार्टी वाले। इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को निपटाने का, लेकिन रोहित जी, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुंदरकी सीट में खुद वहां के प्रत्याशी ने उस दिन वीडियो भी जारी किया था कि वहां पर मुसलमानों को रोका जा रहा है वोट देने से। देखिए प्रत्युष भाई, एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी, जहां पे 1,18,000 वोटों से प्रत्याशी जीत के आ रहा है कुंदरकी में, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा जादू कर दिया, ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया आपने कि कुंदरकी जैसे सीट 60% मुस्लिम बहुल आबादी वोटर, वहां पर आपने ये कारनामा कर दिखाया? कैसे किया? 70% मुसलमान है, 70% मुसलमान है। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जब से राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना है, तब से मुसलमानों को भी विश्वास हो गया है कि उनकी आवाज दबने नहीं दी जाएगी। मुस्लिम के वोट के बिना वहां पे 1,18,000 वोट की जीत संभव ही नहीं थी कुंदरकी के अंदर। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुल 16,000 वोट मिले हैं। तो आप अगर चुनाव में ये कहते हो कि साहब कहीं पे हम पे वोट नहीं डालने दिया या कुछ नहीं करने दिया, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रत्याशी को कुल 16,000 वोट थोड़ी ना मिलेंगे। भाई आप 200-500 वोटों से अगर हारे होते तो इस तरीके की बात आपकी समझी जा सकती थी। ये साफ हो चुका है कि मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट 30,000 वोटों से जीत के आ रहा है। गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 60,000 वोटों से जीत के आ रहा है। तो ये स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास को चुना है। जिस तरीके से अपराध प्रदेश बना रखा था समाजवादी पार्टी ने, अब उसको नकारने का मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। दीपक झा जी, आपको तो खैर यहां पर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में सीट ही नहीं दी, जो दी जा रही थी वो आपको स्वीकार्य नहीं थी। आपने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम साथ साथ रहेंगे जरूर लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कहां आपने पिछली बार 44 सीटें दर्ज की थी, अब इस बार देख लीजिए यह हालत हो गई है कि महाराष्ट्र में सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना मुश्किल हो गया है। किसको दिया जाए? देखिए प्रत्युष जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना कि झूठ का यहाँ पे स्वांग रचा गया, और झूठ का स्वांग ऐसा रचा गया कि जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और अच्छे दिन का सपने दिखाए, तो 2014 से 2024 की जब यात्रा होती है तो 10 साल बीत जाते हैं। 10 सालों में क्या हुआ? 10 सालों में देश के अंदर एक भय का माहौल अचानक से पैदा किया जाता है। तो ये जो भय का माहौल है पूरे देश में इतना व्याप्त हो चुका है कि अब लग रहा है कि अपनी अपनी जान बचाओ, अब सेफ रहना है। सेफ रहने का जो डर पैदा कर दिया गया, ये डर से हम निकालने का प्रयास करते रहेंगे, और जब तक इस देश में डर का माहौल बना के रहेंगे। दीपक जी, आप कह रहे हैं जो भय का माहौल बनाया, तो क्या महाराष्ट्र की जनता भयभीत हो गई उससे? आप कह रहे हैं कि भय का माहौल बनाया तो महाराष्ट्र की जनता भयभीत हो गई, मतलब झारखंड की जनता बहादुर और महाराष्ट्र की जनता भयभीत। मैं आ रहा हूं। हाँ, बताइए। देखिए जहां लोग, देखिए मैं
2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ है, 400 का नारा पार लगाने गए थे, लेकिन जो लोगों को डरा सके तो डरा पाए, नहीं पाए। तो लोकतंत्र की ये लड़ाई है, लोकतंत्र में नंबर गेम चलते हैं। किस तरीके से हरियाणा में आप बताइए राकेश सिन्हा जी, हम लोग मतलब दीपक जी कह रहे हैं कि आप लोग डरा डरा कर वोट लेते हैं। देखिए एक बात जाहिर साफ समाज में है, ये लोग उस नीति से एक सेकंड, मेरा सवाल राकेश सिन्हा जी जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सवाल राकेश जी से था। हर व्यक्ति को आप रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को आप पक्का मकान देने की बात कहते, हर व्यक्ति को आप डबल आय करने की बात करेंगे। एक सेकंड दीपक झा जी, मेरा सवाल राकेश जी से था। राकेश जी देखिए मैं आपने जो उन्होंने सवाल उठाया उसी का मैं जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में 2014-15 में पर कैपिटा इनकम जो एक पैरामीटर होता है डेवलपमेंट का, वो 42,000 रुपया था, और आज 2023-24 में 1,05,000 है, यानी 2.5 गुना बढ़ा है। निवेश की बात है, 2016-17 में जो निवेश हुआ उससे 4 गुना अधिक निवेश अभी 2023-24 में हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई भी उद्योगपति जाने के लिए तैयार नहीं था कानून व्यवस्था के कारण, वहाँ माफिया राज चलता था। माफिया राज कौन चलाते थे उनसे पूछिए। जिन लोगों के घर तोड़े गए कौन लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बंधक बना रखा था, किस प्रकार से सभी अनैतिक और गैर कानूनी काम करके उत्तर प्रदेश पर शासन करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे। आज जोगी जी ने जो एक स्वच्छ, एक विकासशील प्रशासन दिया है, उससे इनको तकलीफ हो रही है। एक जो दूसरी बात जो बार बार उठाई जा रही है फ्री बी की, मैं उसमें एक बुनियादी बात कहना चाहता हूँ। देखिए फ्री बी में और वेलफेयर स्कीम में अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है, उसमें वे लोग जो हाशिए पर हैं, जो उस स्थिति में है जिनके पास एक एक पैसे का महत्व, किसानों तक सम्मान योजना पहुंचना या महिलाओं के सशक्तिकरण करने के लिए लाडली योजना देना, आयुष्मान योजना से 55 करोड़ लाभार्थी होंगे जिसमें 14 करोड़ गरीबों को लाभ मिल चुका है। इसलिए हर कल्याणकारी योजना को राकेश जी माफी के साथ आपको रोकना, राकेश जी माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। बार बार ये लाडली बहन और महाराष्ट्र में लाडकी बहन इसको कहते हैं, इस योजना का बार बार जिक्र किया जा रहा है। तमाम बड़े नेता कर रहे हैं कि लाडकी योजना का असर है, लाडकी योजना का असर है। ये बताइए कि आपने 149 कैंडिडेट उतारे, महिलाओं की कितनी बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको 3,000 रुपए महीने देने की बात करते हैं, सीटें कितनी देते हैं, कितनी उम्मीदवारी देते हैं आप, कितनी उम्मीदवारी देते हैं? देखिए एक बात जान लीजिए। नहीं मैं आपको बता देता हूं ना, 149 में से अगर गलत होगा तो मुझे प्लीज टोक दीजिएगा। मात्र बीजेपी ने 17 कैंडिडेट उतारे, आप लाडकी बहन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। सुन लीजिए, आप उत्तर तो सुन लीजिए। आप दोनों को तुलना मत कीजिए। इसी सरकार ने संविधान संशोधन को अंतिम रूप देकर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देने की घोषणा नहीं की सर, उनको पैसे थमाना और जब भी अब अगले चुनाव में महिलाएं रिप्रेजेंटेशन देना और पैसे थमाना दो अलग अलग चीजें। अगर प्रतिनिधित्व दे देंगे तो ज्यादा सबल हो जाएंगे। नहीं आप सुन लीजिए, नहीं देखिए एक बात जान लीजिए। जो लोग हाशिए के हैं, चाहे मजदूर वर्ग हो, ट्रेडर्स के लिए पेंशन योजना मोदी जी ने शुरू किया है। आयुष्मान योजना 70 साल के अधिक की उम्र के लोगों को दे दिया गया है। क्या इसे फ्री भी कहेंगे? समाज के वे लोग जो राज्य पर निर्भर हैं, जिनको एक सहारा चाहिए, ये वेलफेयर स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीडिफाइन किया है। और दूसरा एक बात जो अभिज्ञान जी बार बार कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है। देखिए राज्य की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये कम्युनिस्ट राज्य तो है नहीं कि सभी धन का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये साम्यवादी राज्य तो है नहीं कि सभी धन का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब बड़े कॉर्पोरेट हाउस को देश की अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए छूट दी जाती है तो कोई फ्रीबी का सवाल नहीं उठाता है। जब किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं को जब उनको सुविधाएं दी जाती हैं तो फ्रीबी, इसको फ्रीबी मत कहिए। फ्रीबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वेलफेयर स्कीम में एक बुनियादी अंतर करना सीखना चाहिए और देखना चाहिए उसका क्या असर है। नहीं, प्रतिनिधित्व का मैंने उठाया, बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका उत्तर राकेश जी ने अभी तक नहीं दिया कि महिलाओं को इतनी कम सीट क्यों मिली। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी आर्थिक बहस इनके साथ कर सकता हूं। मेरी बेस्ट सेलिंग किताब है उत्तर प्रदेश पर, पूरी उत्तर प्रदेश पर बहस कर सकता हूं और यह साबित कर सकता हूं कि बीजेपी की सरकारों में वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या हाल था। तो हर बात को आकर ये अज्यूम कर लेना कि हम बोल रहे हैं तो सही है, ये फैक्ट से मैच नहीं करता। सेकेंडली मैं अभी भी चाहूंगा ये सब छोड़े, कॉर्पोरेट टैक्स फॉर गॉन और सारी चीजें छोड़े। कांग्रेस भी ये खेल करती रही है, बीजेपी भी कर रही है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अपनी स्कीम्स को फ्रीबी न बताकर वेलफेयर स्कीम्स कहना ये एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है, कोई भी इसको डिबेट कर सकता है,
ठीक है कि आपने किया। अभिज्ञान जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभिज्ञान जी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए किसानों को। अभिज्ञान जी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जी नहीं, अभिज्ञान जी एक प्रश्न का मेरा उत्तर दे दीजिए। बिल्कुल। आयुष्मान योजना जो दी गई है, क्या उसे फ्री भी कहेंगे क्या? 70 साल की आयु से अधिक लोगों तक जो आयुष्मान योजना एक्सपेंड किया गया है। एक मिनट, जन औषधि केंद्र जो खोला गया है, जो दवाएं 10,000 में मिलती थी वो दवाएं 3,000 में मिलेंगी, क्या इसको फ्री भी कहेंगे क्या? सरकार एक बुनियादी सुधार कर रही है व्यवस्था में। उस सुधार के तहत उन लोगों तक पहुंच रही है जो लोग अब तक सरकार की सुविधाओं से। अब मैं आपको जवाब देता हूं, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। राकेश शाह जी, मुझे वो योजनाएं बताइए कि वो फ्री में नहीं है, जो उस समय दी जाती है, उन हालात में दी जाती है कि वो सीधे चुनाव को प्रभावित करे, और जो पार्टी दे रही है योजनाओं को लोगों को, वो पार्टी जीत कर आए, विच इज द केस विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी इंक्लूडेड। ये जवाब दीजिए। मैं बताता हूं, ये तो फ्री भी है ना, सीधा। मैं बताता हूं। हाँ, देखिए, देश में अभी लगभग 11,000 जन औषधि केंद्र खुले हैं। आप जन औषधि केंद्र में जाइए, डायबिटिक पेशेंट हो या किसी और मरीज का पेशेंट हो, जो जेनरिक दवा वहाँ मिल रही है, वही दवा आप कहीं जाते हैं। मैंने स्वयं गया, मैं जन औषधि केंद्र, दर्जन जन औषधि केंद्र में स्वयं जाकर पूछा, मुझे भी उत्सुकता थी। मैंने कई जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जो दवा 10,000 रुपये मिलती है, वो दवा 3,000 रुपये मिल रही है। और ये आज चुनाव के समय घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आते ही जन औषधि केंद्र को प्राथमिकता दी। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, जो योजनाएं चुनाव से 2 महीने पहले घोषित की जाती है, चलिए मैं और स्पेसिफाई करके बोलता हूं, 2 महीने पहले घोषित की जाती है सीधा चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए, और सरकार उसका खर्चा उठाती है, क्या वो फ्री भी नहीं है टू गेट वोट्स? सीधा बताइए। मैं आप जो बता रहे हैं वो अलग चीजें हैं, वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन 2 महीने पहले आपने डिक्लेयर किया कि फला चीज हम फला को देंगे, तो फला वर्ग का या समाज के वर्ग का मैं बात कर रहा हूं, जाति का नहीं, उसका वोट हमें हासिल होगा। That is my point। ये मेरा पॉइंट। मैंने एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है राकेश जी, जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज आपकी सरकार दे रही है। आप कह रहे हैं कि असहाय निराश्रित लोगों को हम सुविधाएं देते हैं, जन कल्याण की बातें करते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि 80 करोड़ लोग निराश्रित हैं, किसी लायक नहीं हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास गरीबी की सीमा रेखा से बहुत नीचे हैं, इसलिए आप उनको 5 लाख रुपए दे रहे हैं? दूसरा ये कि अगर वही काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्री बीज है कि नहीं? सब चीज माफ कर देना, और आप सुन तो लीजिए, सब चीज माफ कर देना। 80 करोड़ वे लोग हैं, यदि उनको अनाज नहीं पहुंचता तो आप समझ सकते हैं कोविड के काल में क्या होता है। सभी लोग असहाय हैं ऐसा नहीं है, एक रेखा तय की गई है, वहां तक 80 करोड़ लोगों तक राज्य पहुंचा नहीं है। आज राज्य ने अपना सामर्थ्य दिखाया है। आज राज्य का ये सामर्थ्य है कि वह उन लोगों को आज भारत में पहले भी काफी चर्चाएं होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि कई चुनाव अभी आने वाले और ऐसे लोक लुभावन वादे और ऐसी रेवड़ियां खूब मैनिफेस्टो में बढ़ती रहेंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। तो हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।